नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत में आईआईटीज जैसे सुविख्यात संस्थानों के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता मांगी है। Synchronizing energy transition towards possible net zero for India, affordable and clean energy for all शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। उत्तराखंड सरकार हिम नदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के जोखिम का मूल्यांकन करेगी। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत में आईआईटीज जैसे सुविख्यात संस्थानों के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की गई। कैंपस प्लेसमेंट में हुई इन गिरावट के कारणों में शामिल है वैश्विक आर्थिक स्लोडाउन, कैंपस में कम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का आना आदि। कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी ने भारत में भी जॉबलेस ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के डेटा के अनुसार फरवरी 2024 में भारत में बेरोजगारी दर 8% थी। जॉबलेस ग्रोथ ऐसी आर्थिक परिघटना है जहां आर्थिक समृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसरों और रोजगार सृजन में वृद्धि की गति धीमी होती है। चलिए सबसे पहले भारत में बढ़ रहे जॉबलेस ग्रोथ के कारणों को समझते हैं। पूंजीगत उपकरणों और ऑटोमेशन में बढ़ता निवेश। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार ऑटोमेशन से भारत में 69% नौकरियों को खतरा उत्पन्न हुआ है। क्षेत्रीय अक्षमताएं। प्राथमिक क्षेत्र में भारत के 50% से अधिक कार्यबल को रोजगार मिला हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% से भी कम है। श्रम बाजार की कठोरता। नियोक्ता श्रम गहन की तुलना में अधिक पूंजी गहन उत्पादन के तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। युवाओं में रोजगार प्राप्ति कौशल की कमी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के केवल 50.3% युवाओं के पास ही रोजगार प्राप्ति योग्य कौशल है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVC में अपर्याप्त भागीदारी। साल 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की GVC भागीदारी में 41.3% की गिरावट आई थी। युवाओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाने हेतु शुरू की गई पहलों पर एक नजर डालते हैं। साल 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM शुरू किया गया था। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना शुरू की गई है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, इनमें मेक इन इंडिया पहल, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं आदि शामिल है। अंत में इस दिशा में आगे की राह को समझने का प्रयास करते हैं। श्रम बल का कौशल विकास करना। श्रम बाजार को आवश्यक कौशल और योग्यता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उपलब्ध कौशल और योग्यता के बीच के अंतर को दूर किया जाना चाहिए। श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन। वस्त्र, ऑटो सेक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए PLI योजनाएं, रोजगार सब्सिडी आदि शुरू की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विविधीकरण ये क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से तकनीकी सहायता मांगी है। आपको बता दें, वर्तमान में भारत में न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। यह मजदूरी 2017 से स्थिर बनी हुई है। संसद द्वारा पारित वेतन संहिता 2019 में एक सार्वभौमिक वेतन स्तर यानी यूनिवर्सल वेज फ्लोर का प्रावधान किया गया है। इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा। चलिए अब न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा व्यवस्था की समस्याएं जान लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा निर्देशों का उपबंध किया गया है। यह कानून यह नहीं बताता है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम यानी विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम 1970 दोनों में दिए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय आधार मजदूरी यानी वेज फ्लोर लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं देखी जाती हैं।
मजदूरी में लैंगिक स्तर पर भी असमानताएं देखी जाती हैं। इसकी वजह है अधिक पुरुष श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों की तुलना में अधिक महिला श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का कम होना। चलिए जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर जान लेते हैं। जीवन निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर से है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वहीं न्यूनतम मजदूरी प्रति घंटे कार्य के बदले निर्धारित व वैधानिक न्यूनतम मजदूरी है, जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को नियोक्ताओं के शोषण से बचाना है। अब बात करते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत अपनाने के लाभ के बारे में। इससे सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुरूप गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इससे कम मजदूरी मिलने की शिकायतों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इससे अधिक न्यायसंगत एवं सतत आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत को अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत में काफी अंतर मौजूद है। ऐसे में देश के सभी क्षेत्रों के लिए एक समान राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मजदूरी फ्रेमवर्क को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। श्रमिकों को अधिक मजदूरी का भुगतान करने की वजह से लघु व्यवसायों और MSME क्षेत्र पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की ओर। सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत के सभी स्रोतों के लिए एक इष्टतम मिक्स तैयार करने के तरीकों का व्यापक अध्ययन किया गया है। इसमें उपभोक्ता स्तर पर बिजली की लागत को कम करने को भी रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने जारी किया है। सबसे पहले भारत के नेट जीरो लक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साल 2021 में UNFCCC के स्कोप 26 में भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि कोयला अगले 2 दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली का मुख्य आधार बना रहेगा। पर्याप्त परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के बिना साल 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। नवीनीकरण, पुनर्चक्रण और खनिज पुनर्प्राप्ति जैसे उपाय भविष्य की खनिज संबंधी मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने या रोकने वाली प्रौद्योगिकियों का पता लगाने की आवश्यकता है, जैसे कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ जैव ऊर्जा तथा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सेक्वेस्ट्रेशन यानी CCUS प्रौद्योगिकियां। चलिए अब इस दिशा में की गई मुख्य सिफारिशों को समझते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली के संपूर्ण जीवन काल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही इन प्रणालियों द्वारा समग्र उत्सर्जन में कमी के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पर उपलब्ध खनिज संसाधनों के आधार पर नवीकरणीय और बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझें तो स्थिर अनुप्रयोगों यानी ऐसी गतिविधि जिसमें मूवमेंट न हो और इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए वैनेडियम आधारित प्रवाह बैटरी का उपयोग। प्राकृतिक गैस नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण सीमा को दर्शाने के लिए विनियामक परिवर्तन किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बाधाओं से निपटने के लिए यूरेनियम भंडारण इकाइयां स्थापित करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो ACT के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है। चलिए सबसे पहले कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स T सेल थेरेपी के बारे में जानते हैं। CAR-T सेल थेरेपी सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है। इसमें उपचार के लिए T कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में T कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती हैं। T सेल प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परिजीवी तथा कैंसर कोशिकाओं
जैसी हानिकारक कोशिकाओं व साइटोटॉक्सिक कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला करती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में आनुवंशिक संशोधन के जरिए कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स का प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद ये कोशिकाएं CAR-T कोशिकाएं उत्पन्न करने लगती हैं और CAR-T कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। आपको बता दें कि CAR प्रोटीन होते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन की पहचान कर टी कोशिकाओं को उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। चलिए अब CAR-T सेल थेरेपी के लाभ के बारे में जानते हैं। इससे लंबे समय तक कैंसर का उपचार किया जा सकता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के कैंसर रोगों को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता मौजूद है। इस तरह के उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेजी से ठीक होने लगता है। चलिए अब प्रमुख चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त CAR-T सेल थेरेपी अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। इससे तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इससे संक्रमण का खतरा भी हो सकता है आदि। बढ़ते हैं पांचवी मुख्य खबर की ओर। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसका परीक्षण सामरिक बल कमान SFC और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। SFC पर देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है। चलिए सबसे पहले अग्नि प्राइम के बारे में समझते हैं। ये 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम उन्नत संस्करण है। यह अग्नि सीरीज की सभी पुरानी मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका निर्देशन एडवांस्ड रिंग लेजर जायरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स INS द्वारा किया जाएगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की समाप्ति के बाद ये नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है। इसके महत्व की बात करें तो इस मिसाइल में वॉरहेड पहले से लगा होता है, इसलिए इसे काफी कम समय में दागा जा सकता है। इसे कई वर्षों तक स्टोर भी किया जा सकता है। समय समय पर न्यूनतम निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। यह बहुत अधिक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। यह विशेषता इसे सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयोगी बनाती है। आखिर में अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अब कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मिसाइलों पर एक नजर डालते हैं। पहला है पृथ्वी। ये कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी मिसाइल है अग्नि। ये मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरी मिसाइल है त्रिशूल। ये कम दूरी में और कम ऊंचाई पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चौथी है आकाश। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और पांचवी है नाग। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की। उत्तराखंड सरकार हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF के जोखिम का मूल्यांकन करेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2 विशेषज्ञ टीमों का गठन किया है। दोनों टीमें राज्य में खतरे वाली 5 हिमनद झीलों के संभावित जोखिम का मूल्यांकन करेगी। हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOF एक प्रकार की बाढ़ है। हिमनदीय झील के जल को रोककर रखने वाले प्राकृतिक तटबंधों जैसे कि हिमोड़ के टूट जाने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है। इसके कारण निचले इलाकों में प्रचंड बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2023 में सिक्किम में दक्षिणी लहोनक झील के टूटने से GLOF की घटना घटित हुई थी। भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी NDMP 2019 के अंतर्गत GLOF को जलवायु संबंधी संभावित आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में GLOF की आशंका वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। वर्ष 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तराखंड की 486 हिमनद झीलों में से 13 को GLOF के खतरे वाला पाया था। चलिए GLOF के कारण जान लेते हैं।
पहला है भूवैज्ञानिक कारक, जिसमें भूकंप, हिमोड़ बांधों जैसे मोराइन डैम्स का टूटना आदि आता है। दूसरा है आकृति विज्ञान, इसमें हिमनदी झीलों में वृहद संचलन, हिमनद संरचनाओं से जल का प्रवाह आदि आते हैं। भौतिक कारक की बात करें तो इसमें अत्यधिक वर्षा, क्रायोसिस्म आदि शामिल हैं। हिमनदों के पिघलने या टूटने से हिमनदीय क्रायोस्फीयर में जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्रायोसिस्म कहते हैं। यह विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक आधारित भूकंप नहीं होते हैं। अंत में मानव जनित कारक की बात करते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि आते हैं। चलिए अब GLOF के जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों के बारे में जान लेते हैं। GLOF जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और मैपिंग करनी चाहिए। हिमनदीय झीलों पर रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक की मदद से नजर रखनी चाहिए। GLOF जोखिम वाले क्षेत्रों में खतरे को बढ़ाने वाले निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तथा अन्य गतिविधियों का विनियमन करना चाहिए आदि। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है रोमानिया। इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। आपको बता दें, रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस लेजर की मदद से स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रगति की जा सकती है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। इसकी सीमा उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में मोल्डोवा, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी से लगती है। इसके दक्षिण पूर्व में काला सागर स्थित है। रोमानिया 2004 में नाटो और 2007 में यूरोपीय संघ में सम्मिलित हुआ था। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर में 4 अलग अलग ऋतुएं होती हैं। कार्पेथियन पर्वत यहाँ का मुख्य पर्वत है। इसकी प्रमुख नदियां डैन्यूब, टिज़ा, प्रतु आदि हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मोल्डोवेनू है। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने अंगों के प्रत्यारोपण की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंगदान करने वालों का एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO के डेटा के अनुसार भारत में साल 2022 में 16,041 अंग प्रत्यारोपण हुए थे। हालांकि अभी भी अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में 5 लाख लोगों की लिस्ट मौजूद है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए। इस संगठन की स्थापना 1949 में की गई थी। वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश स्वीडन है। लद्दाख के फे गांव में किसान मल्चिंग की विधि के जरिए जैविक तरबूज उगा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि लद्दाख एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, जबकि तरबूज गर्म जलवायु में उगाया जाता है। पिछले साल पुडुचेरी के प्रोमेनेड समुद्र तट का पानी लाल रंग का दिखाई देने लगा था। अब एक विशेषज्ञ पैनल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहा है कि प्लैंकटन क्रैश यानी पलवकों की मृत्यु की वजह से समुद्र तट का पानी लाल दिखने लगा था। भारत के संधारणीय खाद्य क्षेत्र के विस्तार में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरी है। मृदा के बिना पानी में पौधों को उगाने की एक तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम सृजित करेगा। इसका उद्देश्य चंद्र मिशनों और अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए समय का एक स्टैंडर्ड मानक प्रदान करना है। ओपन AI ने एक नया AI मॉडल पेश किया है। इसे वॉइस इंजन नाम दिया गया है। यह मॉडल किसी भी भाषा में किसी भी वॉइस को दोहरा सकता है। तमिलनाडु के कुमित्तिपति में शरारती तत्वों ने एक गुफा में उत्कीर्ण शैल चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। माना जाता है कि ये 3000 साल पुरानी है। कलाकारों ने आकृतियों को चित्रित करने के लिए प्राकृतिक गोंद के साथ साथ एक अकार्बनिक सफेद रंग द्रव्य का भी उपयोग किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।